स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, जनरल नॉलेज बेस्ड चैप्टर है। इसमें ऐसा कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ बहुत नई चीजें होंगी। हाँ, जो तुमने थोड़ा अभी तक नॉलेज गेन की है, जो बिखरी हुई है, बस वो नॉलेज को अब हम एक साथ ले आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट। पहली बात तो एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? दुनिया, सराउंडिंग। लेट द एनवायरनमेंट कम इन फ्रॉम विंडो। जो हो गया, एनवायरनमेंट होती है आपकी सराउंडिंग, यानी कि आपकी जो टोटल इनहेरिटेंस है इन टर्म्स ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों। ठीक है, तो जितने भी बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज हैं उनको मिला के हमारा एनवायरनमेंट बनता है। बायोटिक अबायोटिक क्या होते हैं? लिविंग चीजें और नॉन लिविंग चीजें। जैसे एग्जाम्पल? लिविंग जैसे हम, जानवर, प्लांट्स। लिविंग जैसे प्लांट्स, कौन? हाँ, तो लिविंग जैसे कि हम लोग हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, ट्रीज, फॉरेस्ट, ये सब आपके लिविंग एलिमेंट्स हैं। और हमारा फोन हो गया, हमारा कैमरा हो गया, ये चेयर हो गई, ये सब नॉन लिविंग है। तो जितने भी लिविंग एलिमेंट्स हैं, बायोटिक अबायोटिक एलिमेंट्स हैं, इवन अबायोटिक में हम लैंड एंड एयर को भी कह सकते हैं, वो भी अबायोटिक है। ठीक है, लैंड हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब अबायोटिक है। तो बायोटिक जिनकी जेनरेशंस निकल कर आती हैं, जो जेनेटिक आते हैं, वो बायोटिक हो गए, जिनका बायोलॉजिकल जेनेटिक्स होते हैं। तो इन सबको मिला के एनवायरनमेंट बनता है। अब व्हाई एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट? जरूरत क्या है एनवायरनमेंट की? ये बातें तुम लोग सब बता सकते हो एक एक पॉइंट। हाँ, हमारे जीने का मीडियम है। हाँ, वी लिव इन दिस एनवायरनमेंट। यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, विच इज नेसेसरी मस्ट थिंग फॉर लिविंग। तो एनवायरनमेंट हमें लिविंग देता है। और क्या जरूरी है एनवायरनमेंट? नेचुरल रिसोर्सेज देता है। रिसोर्सेज देता है, कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये भी हमें एनवायरनमेंट ही दे रहा है, राइट? और अच्छा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो रीजनरेट हो सकते हैं, जैसे कि कोल होता है, लेकिन नहीं, कोल होता है, पता नहीं मैम, कोल का नहीं है। जो भी माइंस वाली चीजें होती है ना, उनको नहीं हम कह सकते, जरूरी नहीं है माइंस में हर चीज। लेकिन जैसे कि फॉरेस्ट है, तो प्लांट्स है, हाँ। प्लांट्स हैं, ये रिन्यूएबल हैं। लेकिन जो भी एक्सट्रैक्शंस होती है ना, वो हमारी नॉन रिन्यूएबल होती हैं। ठीक है, और क्या एनवायरनमेंट का फायदा है? भाई, तुम बाहर पार्क में घूमने क्यों जाते हो? पहाड़ों पे क्यों जाते हो? टूरिज्म तक मत जाओ, उससे पहले ही बात कर लो। सिंपल सी बात है, आप समुद्र को देखने जाते हो, आप पहाड़ों को देखने जाते हो, ये सब आपको एक एस्थेटिक ब्यूटी मिलती है विच रिलीज योर स्ट्रेस। तो एनवायरनमेंट यहाँ पे भी हेल्प करता है आपको। इट एसिमिलेट्स वेस्ट। आप जो भी वेस्ट डालते हो, उस वेस्ट को, तुमने सुना होगा कि जो भी होम गार्डनिंग करते हैं वो सब्जियों के छिलके विलके ये सब कुछ कूड़े में नहीं फेंकते, वो इन सबको वो पौधों में ही डाल देते हैं, या जिनके पास खेत है उनमें भी वो डाल देते हैं। तो ये सब हमारे लिए वेस्ट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है कि व्हाई एनवायरनमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्या है एनवायरनमेंट की? मतलब इस समय एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में हमें क्या सबसे ज्यादा फेस करना पड़ रहा है? पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। हमारे पास एक होती है कैरिंग कैपेसिटी। बेसिकली तुमने ये सुना होगा कि जब भी पेड़ कोई काटता है तो
एक पेड़ काटो तो उसके बदले 10 लगाने चाहिए। मतलब मैं तो जब भी ये चैप्टर पढ़ाती हूँ हमेशा ये बात अपने बच्चों को बोलती हूँ कि अपने हर बर्थडे पे अगर आप ये डिसाइड कर लो कि हमें अपने हर बर्थडे पे मिनिमम 1 प्लांट या मिनिमम 5 प्लांट्स तो लगाने ही है, चाहे घर में लगाने हैं, चाहे सोसाइटी में लगाने हैं, किसी पार्क में लगाने हैं। और अगर ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो व्हेन यू बिकम एन अर्नर, तो आप जितने साल के हो गए हो उतने प्लांट्स आप लगाओ। अगर उतने नहीं भी लगाने तो कम से कम 5 प्लांट्स तो अपने हर बर्थडे पे लगाने चाहिए, क्योंकि हमारी कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि बिना इंटरप्शन के हम एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज लें एंड हम उन रिसोर्सेज को यूज कर सकें, मतलब हम कैरी करके लेके चल रहे हैं। एक होती है जितना हमारा रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है और रेट ऑफ रीजनरेशन है। तो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन, रेट ऑफ एट्रैक्शन जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और जो हम रीजनरेट कर रहे हैं, तो रीजनरेशन का रेट ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो हमारा एनवायरनमेंट एज इट इज बना रहेगा। अगर हमारा एक्सट्रैक्शन ज्यादा होगा, हम एनवायरनमेंट से लेंगे ज्यादा और देंगे कम, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो गैप जो यहाँ है वो गैप यूं 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 बढ़ता चला जाएगा। वो बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे पास हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता जाएगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी। तो हमें ये देखना है कि हम जितना उस पे वजन डाल रहे हैं, हम जितना उस पे प्रेशर दे रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट की एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी कितनी है। हमारा एनवायरनमेंट में जो डिग्रेडेशन हो रहा है उस डिग्रेडेशन को वो कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई का ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी किसी बच्चे को हम थोड़ा स्ट्रेस दे देते हैं, लेकिन किसी को हम बिल्कुल नहीं देते। मतलब किसी को तो मैं इतना डांट देती हूँ और किसी को बिल्कुल नहीं डांटती। तो बच्चों को लगता है कि आप इतना पार्शियल क्यों हो, क्योंकि मुझे ये पता है कि इसको मैं अगर 4 बार डांट सुनाऊंगी तो ये बढ़िया कर जाएगा, वरना ही बिल्कुल नहीं करेगा। और इसको अगर मैंने इतना सा भी डांट दिया तो जितना ही कर रहा है उतना भी नहीं करेगा, उसको मैं प्यार से ही हैंडल कर सकती हूँ, तो ये बहुत बढ़िया कर जाएगा। तो हमें ये पता होता है कि हमारे बच्चों की एब्जॉर्प्शन कितनी है। ऐसे ही हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमें अपने एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्शन पता होनी चाहिए, उतना ही हम उसको डिग्रेड करना अफोर्ड कर सकते हैं। तो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज अगर एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे, तो जैसे कि ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, एयरबॉर्न डिसीजेज होती हैं, वाटरबॉर्न डिसीजेज होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि अभी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन की वजह से हो भी रही हैं। क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग इतनी, ये तो पढ़ ही रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है इतनी ज्यादा, क्या रीजंस हैं ग्लोबल वार्मिंग के? एक तो एसी। आप शाम को वॉक करने जाना चाहो अगर सोसाइटी में, तो भैया जो ग्राउंड फ्लोर के घर है उनके तो एसी चल रहे हैं शाम को भी, या सुबह सुबह 5 बजे उठ के अगर वॉक करने जाओगे तो ग्राउंड फ्लोर के तो एसी चल रहे हैं। अब हम उनसे क्या बोले, हमें वॉक करने आप एसी मत चलाओ, नहीं बोल सकते ना, वो तो चलेंगे ही। कितनी गर्म हवा आती है, आपको फ्रेश एयर नहीं मिल रही, आपको सोसाइटी में गर्म हवा मिल रही है, इसीलिए पार्क में जाके वॉक करना इज मच बेटर। लेकिन फिर भी क्योंकि सबके एसीज चल रहे हैं, तो वहां पार्क तक भी मतलब इतना ज्यादा प्रेशर पॉपुलेशन का आ चुका है कि वो ग्लोबल वार्मिंग उसकी वजह से हो ही रही है। और क्या रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के, क्यों ग्लोबल वार्मिंग और हो रही है? एसीज बहुत चल रहे हैं और पावर ग्रीन हाउसेस जो होते हैं, हाँ, तो जो गैसेस निकलती है, हाँ, उसकी वजह से भी हो रहे हैं। ठीक है, उन गैसेस की वजह से, और डिफॉरेस्टेशन है ना, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहे हैं, और बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, ये जो दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली जो है वो बिल्कुल क्या है, दिल्ली को क्या बोला जाता है, दिस इज अ भट्टी जिसमें बहुत स्मोक है, बहुत स्मोक है। दिल्ली को इसीलिए इतना बोला क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रैफिक है, इतना स्मोक है कि जब आप कहीं बाहर पहाड़ों पे जाते हो तो आपको लगता है यहाँ पे इतना भी क्लीन एयर होता है, इतना भी क्लियर स्काई होता है।
तो इस वजह से हो क्या गया, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग क्यों आ रही है, जो हमारे माउंटेन्स हैं वहाँ पे जो आइस है वो मेल्ट होने लग गई है, और मेल्ट होने से वो जब स्नो मेल्ट हो रही है तो वो कहीं ना कहीं उतर के निकल के हमारे पानी में ही तो मिल रही है। ठीक है, अब हम उस पानी को प्रोसेस करते हैं पीने लायक बनाने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग बढ़ती चली जा रही है। देखो पहले क्या होता था, जब हम लोग तुम्हारी एज के थे तब उस समय ऐसे होता था कि गवर्नमेंट का ना पानी आने का टाइम होता था सुबह शाम, और पानी बहुत क्लीन होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उस पानी को पीने में। फिर धीरे धीरे वो पानी की जगह मिनरल वाटर्स आने लग गए, ठीक है, फिर आरओज आने लग गए, पहले वाटर प्यूरिफायर्स आए सिंपल, और अब आरओज आने लग गए। अब आरओज में भी पता नहीं क्या क्या और कुछ भी बहुत कुछ आ गया नया नया, वो तो मेरी समझ के बाहर चला जाता है कि भाई इतना सब कुछ क्या है। तो बेसिकली उसका रीजन है क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी वीक हो गई है, और वाटर से डिसीज हमें हो जाती है, क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। तो पॉवर्टी की वजह से माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, माल न्यूट्रिशन है तो वो भी एक इशू बन गया है कि हमें जो बॉडी में हमारे प्रॉपर इंटेक ही नहीं जा रहा, प्रॉपर हर चीज में मिलावट है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्किन डिसीज बहुत ज्यादा हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है, तो स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है धीरे धीरे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग से हमारा फॉरेस्ट भी देखो, हम कहते हैं लेकिन तुमने सुना होगा पिछले कितनी दिनों बार ऐसा भी हुआ है कि उस वाले फॉरेस्ट में आग लग गई, वहाँ के फॉरेस्ट में आग लग गई। ये सब कुछ जो हो रहा है, आपको जो ये एस्थेटिक ब्यूटी नहीं मिल रही है, ये सब आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा रहे हैं। तो आपकी फिजिकल एलिमेंट्स, आपकी मेंटल एलिमेंट्स, इन सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे हम इंडिया की अच्छी चीज दिखा रहे हैं। लश ग्रीन फॉरेस्ट है इंडिया में, प्लेंटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स हैं इंडिया में, वास्ट माउंटेन्स हैं। तो इंडिया अच्छा है एज कम्पेयर। और पता है मेरे अभी पीछे हमारे कुछ मेरी डॉटर की कुछ फ्रेंड्स आई थी, वो दिल्ली घूम रही थी, तो वो कहते हैं कि यार तुम्हारे दिल्ली में कितनी ग्रीनरी है। मैंने कहा थैंक यू सो मच, हमें तो लगता ही नहीं कि इतनी ग्रीनरी है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना पोल्यूशन है कि ये ग्रीनरी भी कम पड़ती है उस पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने में। अब आ गया ना, एक्सट्रैक्शन रेट इतना ज्यादा है कि वो एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी नुकसान ही कर रहा है, ठीक है। फिर इंडिया की स्टेट की बात करें, द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेकान प्लेट्यू इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, लीडिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कॉटन की ज्यादा होती है। इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स spread from the Arabian Sea to the Bay of Bengal are one of the most fertile, intensively cultivated and densely populated region in the world. ये है। Large deposits of iron ores है, coal है, natural gas है। टोटल वर्ल्ड में जितना आयरन होता है उसका 20% आयरन इंडिया में आ जाता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, soil erosion, deforestation, wildlife extinction are some of the most pressing environmental issues. ये आपके कुछ ऐसे issues हैं जो हाँ थोड़ा इंडिया में अभी भी हैं, ठीक है। फिर अब हमें किस बात पे फोकस करना है, हमें वेस्ट मैनेजमेंट। तुमने बहुत सारे ऐड देखे होंगे उसके, जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होती है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसको आप अपने ऐसे मत कूड़े में फेंको, इसके लिए प्रॉपर एक उन्होंने ऐप बनाई है, उस ऐप के थ्रू आप वहाँ पे दो, डिपॉजिट करो। या जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट है उससे हम बायोगैस बना रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन के लिए हम लोगों ने CNG गैस को किया है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लिया है पोल्यूशन को कम करने के लिए। लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी ऐसी हैं स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं बिल्कुल, तो उनको भी ठीक करना है। तो
तो बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन? लॉस ऑफ वेजिटेशन accruing due to deforestation, unsustainable fuel, wood and fodder extraction, encroachment into forest land, जहाँ पर बड़े बड़े फॉरेस्ट होते थे वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, क्या करें, उनके लिए घर तो चाहिए ही। अब वो घर चाहिए तो फिर उसके लिए हमें फॉरेस्ट को ही हटाना पड़ रहा है। Non-adoption of adequate soil conservation measures, indiscrimination use of agrochemicals such as fertilizers and pesticides. जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो हमने कहा था कि पेस्टिसाइड्स अच्छे हैं, हमें सारी जितनी भी HYV सीड्स हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हुई थी? उससे प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम वो यूज़ कर रहे थे तो हमारी फर्टिलिटी तो अच्छी हो गई, लेकिन हमारी लैंड पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। फिर रिसर्चेस के थ्रू उसको भी हमने ओवरकम किया है, लेकिन फिर भी एक हमने देखा ना, एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट चाहिए, उसी प्रोपोर्शनेट में हम ये कर सकते हैं। तो इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ रिचार्ज कैपेसिटी, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया 17% ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन एंड 20% ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसका 17% हमारे अकेले इंडिया के पास है। पूरे वर्ल्ड में जितना लाइफ स्टॉक है उसका 20% हमारे पास है। और अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो कितना है? ओनली 2.5%। तो ज्योग्राफिकल एरिया तो सिर्फ 2.5% है। तो इसका मतलब डेंसिटी कितनी ज़्यादा है इससे ये पता लगता है। ठीक है, तो ये जो इतना लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, ये सब कुछ हुआ है, इसके लिए एक मूवमेंट भी चला था, चिपको मूवमेंट। पता है चिपको मूवमेंट क्या था? यस सर। Yes, sir. बता दो। वो ट्री को हग करते हैं। हाँ, ट्री को हक कर लेते हैं और उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रीज को कट करोगे तो हमारे को साथ में कट करना पड़ेगा। तो फिर वो लोग चिपक के रहे, पूरा जो गांव था वो हर एक पेड़ को उन्होंने हक कर लिया, जिसकी वजह से उस फॉरेस्ट को वो नहीं कट कर पाए। तो ये हिमालय के फॉरेस्ट के लिए चिपको हुआ था। फिर चिपको को देखकर एक एपिको भी आया कर्नाटका में 8 सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है, 8 सितंबर 1983, जो सलकानी फॉरेस्ट इन सिरसी डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, कर्नाटका में। तो एपिको टू हग, ये दो हमारे मूवमेंट्स आए। अब जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की तो हमारे साथ साथ एक और बात चलनी शुरू हो जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, अब बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Ma'am, sustainable development is a way of using resources without compromising the needs of future generation. Means maintaining present lifestyle, maintaining availability of resources in present with the consideration of future also. ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप अभी रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज करो कि वो फ्यूचर के लिए बचे भी, और उनको ग्रोथ साथ साथ इस तरह से करो कि वो फ्यूचर के लिए रहें। मतलब इसीलिए आज आपको अगर ये एस्थेटिक ब्यूटी मिल रही है, ये अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इतने ट्रीज अब लगाओ कि जितने आप यूज कर रहे हो, जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आए तो उनके लिए वो ट्रीज रहने चाहिए, और नए वाले, तो नए ट्रीज तब तक आ जाने चाहिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप लोगों के लिए वो एनवायरनमेंट दे के जाएं। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए दे के जाएं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच एम्स एट मेंटेनिंग the quality of life of both present and future generations without harming natural resources and environment. मतलब आप अपने environment को, natural resources को इतना harm नहीं पहुंचाओगे और आप present और future दोनों के लिए काम करोगे। ठीक है, तो ये it means free gifts of nature like earth, water, minerals, forests, etc. made available to man right now, but
अगर ये आज हमें अवेलेबल हैं तो हमें फ्यूचर के लिए भी इनको अवेलेबल कराना ही है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स at decreasing the absolute lasting and secure livelihoods that minimize resource depletion, environmental degradation, cultural disruption and social instability। अब इसके लिए काफी सारे कमीशन आए थे, जिसमें से एक हमारे पास कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रेटलैंड कमीशन। ब्रेटलैंड कमीशन ने 3 बातें बोली। कौन सी 3 बातें बोली? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल असेट्स, कि अपने नेचुरल असेट्स को कंजर्व करके रखो, प्रोटेक्ट करके रखो। प्रिजर्वेशन ऑफ रीजनरेटिव कैपेसिटी ऑफ वर्ल्ड्स नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम, ये सेकंड बात उन्होंने बोली ब्रेटलैंड कमीशन ने। फिर ब्रेटलैंड कमीशन ने थर्ड बात क्या बोली कि अवॉइडिंग द इम्पोजिशन ऑफ एडिड कॉस्ट और रिस्क फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इस तरह के रिसोर्सेज छोड़ें कि रिसोर्सेज तो हैं बट उन्हें यूज करने के लिए उन्हें बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है। तो व्हाट इज द पॉइंट? अगर उन्हें इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है तो उनकी एडिड कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, वो इम्पोज ना हो। ठीक है, फिर हरमन डेले ने, जो एक एनवायरमेंटलिस्ट हुए, उन्होंने भी कुछ बातें बोली। हरमन डेले ने क्या बोला? लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। फिर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग, ये हरमन डेले ने बोली। तो आपको ये बात बाकायदा पूछी जा सकती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि हरमन डेले के अकॉर्डिंगली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ब्रेटलैंड कमीशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या बोला, तो ध्यान रखना है ब्रेटलैंड कमीशन ने 3 पॉइंट्स बोले हैं, जबकि हरमन डेले ने 5 पॉइंट्स बोले हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मिक्सिंग नहीं करनी, क्योंकि आप आंसर सही लिखोगे बट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका सही नॉलेज होने के बावजूद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। व्हाट इज द पॉइंट? तीसरी बात उन्होंने बोली, फर्स्ट उन्होंने बोला लिमिटिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन को लिमिट रखो टू अ लेवल विद इन द कैरिंग कैपेसिटी। जितना आपका एनवायरनमेंट है उतनी पॉपुलेशन एनहांसमेंट होनी चाहिए। अब हमारे इंडिया में यही तो प्रॉब्लम आ रही है, हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन को लिमिट करो। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग। आपकी टेक्नोलॉजी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपके जो इनपुट्स हैं उनको कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब हमने व्हीकल्स इन्वेंट किए, कार, ऑटोमोबाइल, लेकिन उससे हमारा पोल्यूशन हो गया, तो ये तो क्या बात हुई? मतलब आपने एक सहूलियत दी और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया। तो उस वाली इन्वेंशन को लाओ कि जो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करें, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए। फिर थर्ड पॉइंट आया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, दैट इज रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड रेट ऑफ रीजनरेशन, ये हमने बात करी थी। फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रेट ऑफ डिप्लीशन शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ क्रिएशन। मतलब जो रेट ऑफ क्रिएशन है, एक तो बात यह है कि जो हमारा रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो रीजनरेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, जो रेट ऑफ डिप्लीशन है वो हमारी रेट ऑफ क्रिएशन से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादा हो जाए। और फिफ्थ पॉइंट इज इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम पॉल्यूशन शुड बी करेक्टेड। पोल्यूशन से जो भी इनएफिशिएंसीज है, हमें उस पॉल्यूशन को क्योर करने के लिए, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे आपका लैंड पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन हो, सारे पोल्यूशंस के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हमने सजेस्ट की हैं। इस वाले चैप्टर में से आपका मोस्टली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है कि आपको कोई पिक्चर दे देते हैं, फिर उस पिक्चर में आपको एनालाइज करना होता है और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको टर्म्स को बहुत ज़रूरी अच्छे से करना है। तो स्ट्रैटेजीज क्या हैं, जैसे कि रूरल एरियाज में तो आपका एलपीजी या गोबर गैस, यानी कि जितने भी रूरल एरियाज है वहाँ पर वो लोग गोबर गैस यूज करें, एलपीजी यूज करें, क्योंकि जितनी भी हमारी ये डंग केक्स, वुड है या अदर बायोमास एज फ्यूल है, ये हाउस होल्ड में यूज करते हैं। तो प्रैक्टिस हैज सेवरल एडवर्स इम्प्लीकेशंस लाइक डिफॉरेस्टेशन, रिडक्शन इन ग्रीन कवर, वेस्टेज ऑफ कैटल डंग एंड एयर पोल्यूशन। इतना धुआं होता है उससे, ऑल्दो नो डाउट वो जो धुआं होता है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को क्लीन भी करता है, बट टू सम एक्सटेंट, तो वो चीज़ें तो हमें देखनी ज़रूरी है। तो एलपीजी लाओ, क्लीन फ्यूल दो हाउस होल्ड को पोल्यूशन से बचाने के लिए। फिर अर्बन एरियाज में जैसे अब सीएनजी आ गई है, तो सीएनजी में थोड़ा तो पोल्यूशन कम है ही, इसमें आप लोग अब इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स का भी नाम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इसमें सपोर्ट करते हैं सीएनजी के साथ साथ। फिर विंड पावर हो गया, सोलर पावर हो गया,
ठीक है ना, मिनी हाइडल प्लांट्स हो गए, बायोपेस्ट कंट्रोल, ये सब आपका स्ट्रैटेजीज हैं थ्रू विच यू कैन कंट्रोल deforestation, you can save environment and it will be helpful in sustainable development. ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, अगर तीनों कॉन्सेप्ट्स को देखें तो क्या डिफरेंस आता है? इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन्ग टर्म है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लॉन्ग टर्म है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो है ही फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो तो बात ही हम फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? वो जनरली डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात होती है, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हम जनरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का इनकम से मतलब नहीं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हो, प्रोटेक्शन ऑफ इनकम की बात नहीं कर रहा। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट इग्नोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे पूरा फोकस डालता है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमारा ऐसा नहीं है कि पूरी तरह इग्नोर करता है, वो भी कंसिडर करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं कर रहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कोई बहुत स्पेशल एम्फेसाइज नहीं कर रहा, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरी तरह से एनवायरनमेंट रिलेटेड बात ही कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है। अगेन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, ये चैप्टर इसमें नोट्स में से तो पढ़ना ही है, साथ में एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना है। नोट्स देने का मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको लगता है कोई पॉइंट्स नोट्स में नहीं हैं, वो ज़रूर लिखोगे, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन ज़रूर करोगे। ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.